स्क्रीन आ रही है सबके पास में? तो कल तक हमने बात कर ली थी जिसमें हमारा जो टॉपिक था अब नेक्स्ट, कल तक हमारा डेजर्ट वाला पॉइंट था, वो तो देखो हमने अच्छे से कवर कर ही लिया था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर। वर्ल्ड ज्योग्राफी प्रीलिम्स वाला जो सिलेबस है उसका पार्ट है ये। आप जब भी पढ़ाई करो तो एक चीज जरूर ध्यान रखा करो, हमेशा हमें सिलेबस को ही फॉलो करना है। एडिशनल कोई भी चीज पढ़ने से पहले ये इंश्योर कर लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि कहीं सिलेबस में कोई पॉइंट हमारा नहीं बच रहा हो। ठीक है ना, सिलेबस सबसे पहले कवर होना चाहिए। ओके, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, जो कि वर्ल्ड ओवर प्रेवलेंट है, उनमें कौन कौन से टाइप्स आएंगी वो देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा। सबसे पहली चीज तो ये है कि जब कभी भी किसी इकोनॉमी के बारे में हम पढ़ते हैं तो इकोनॉमी में अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं और उन एक्टिविटीज को मेजरली 3 सेक्टर्स में या 3 अलग अलग कैटेगरीज में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकंड होती है सेकेंडरी और तीसरी होती है टर्शरी। जो हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं वो प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट ही होता है। ठीक है, और इसमें सीधा रिलेशन जो है वो है नेचर से, मतलब जो कोई भी एक्टिविटीज की जाएगी यहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, उनमें आप देखोगे कि इन्वॉल्वमेंट रहता है नेचर का, सीधा नेचर से रिलेशन रहता है। ठीक है, तो ऐसे में प्राइमरी एक्टिविटी में जो एंगेज्ड इंडिविजुअल्स होते हैं ना, उनको रेड कॉलर वर्कर भी बोल दिया जाता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन इस तरीके से भी आते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक आप कभी पढ़ो तो आपको पता पड़ेगा, जैसे पिंक कॉलर वर्कर कौन से होते हैं, जो विमेन से रिलेटेड जो भी एक्सक्लूसिव वर्क्स होते हैं उनमें अगर वो इन्वॉल्व हैं तो उन लोगों को पिंक कॉलर वर्कर बोल दिया जाएगा। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो उसको ब्लू कॉलर वर्कर बोल दिया जाएगा। अगर कहीं पे डिसीजन मेकिंग जॉब हो रही है, फॉर एग्जांपल कोई पॉलिटिशियन है या फिर कह सकते हो कोई एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर रहा है, जैसे IAS RAS ये लोग होते हैं, तो इनको बोल दिया जाता है गोल्डन कॉलर जॉब। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, आप डिसीजन मेकिंग का काम कर रहे हो, आपका रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे में इसको गोल्डन कॉलर जॉब भी बोल दिया जाता है। पर हमारा जो अभी कंटेक्स्ट है दैट इज रिलेटेड टू प्राइमरी एक्टिविटीज। तो प्राइमरी एक्टिविटीज में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको रेड कॉलर वर्कर्स बोल दिया जाता है, क्योंकि सीधी सी बात है, इनका काम क्या है, आउटडोर नेचर का। ठीक है, अगर हम देखें तो इनिशियल स्टेजेस में, इनिशियली जब इंसान, मतलब प्रिमिटिव स्टेजेस की बात कर रहा हूं, जब हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो प्रिमिटिव एज थी, आदिवासी की तरह, आदि मानव की तरह जिंदगी जी रहे थे, तो उस टाइम पर जो डिपेंडेंसी थी ह्यूमन की, वो मेनली एक तो थी हंटिंग पे और दूसरी थी गैदरिंग पे। हंटिंग का मतलब कि आसपास में जो भी एनिमल्स मिल रहे हैं उनको आपने हंट किया और उनको अपनी कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूम कर लिया। गैदरिंग का मतलब हो गया कि आसपास के जो फॉरेस्ट एरियाज हैं वहां पे गए और वहां से कोई भी फ्रूट्स हैं, ट्यूबर मतलब कुछ जड़ें हैं खाने की या टिम्बर है, वो कलेक्ट कर ली और उसके हिसाब से अपनी जो जिंदगी है वो कंटिन्यू की। तो ऐसे में हंटिंग और गैदरिंग 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ करते थे शुरुआती जो ह्यूमन बीइंग था उसकी लाइफ के। अब आप यहां पर आप देखोगे कि हमारे यहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटीज की अगर मेन फोकस रखें तो प्राइमरी एक्टिविटीज में जो शुरुआती जो स्टेजेस पे आती हैं उनमें आती है पेस्टोरलिज्म। पहले तो हम देख लेते हैं कि जो शुरुआती एक तरीके से हंटिंग का या फिर ये जो मोमेंट था, एक सेकंड आप लोग रुकिए, 1 सेकंड। प्राइमरी एक्टिविटीज, यस, पेस्टोरलिज्म, नोमैडिक हर्डिंग, यस, राइट। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, चलिए कोई नहीं। हाँ, तो यहां पर आप नोटिस कर सकते हो ये ट्रॉपिकल एरियाज में, एक तो आप नोटिस करो, ठीक है, जो भी ट्रॉपिकल एरियाज हैं यहां पर, और दूसरा ऊपर आप देखोगे यहां पर अभी भी बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स रहती हैं जो कि हंटिंग या गैदरिंग पे डिपेंडेंट है। ठीक है ना, या तो वो किलिंग करते हैं एनिमल्स की या मतलब जो प्लांट्स हैं उनको इकट्ठा करते हैं, फिर उस हिसाब से अपनी लाइवलीहुड अर्न करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो अब इसमें हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हंटिंग और गैदरिंग के बाद में फिर नेक्स्ट स्टेज क्या थी लिविंग के लिए। भाई सीधी सी बात है, हम एग्रीकल्चर पे डायरेक्टली तो पहुंचे नहीं है, तो थोड़ा सा स्टेज बाय स्टेज आइडिया ले लेते हैं। तो उससे पहले आ जाता है पेस्टोरलिज्म, मतलब हंटिंग गैदरिंग, और उसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है पेस्टोरलिज्म, जिसमें आप यहां पर देखोगे कि पीपल जो है वो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में रहते हैं, तो उसी हिसाब से उस रीजन स्पेसिफिक जो एनिमल्स हैं उनको अपने साथ में रखते हैं और
ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए और साथ में अपनी खुद का जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए अपनी जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं या फिर जो भी प्राइमरी एक्टिविटीज हैं उनको परफॉर्म करते हैं। और इसी बेसिस पे मतलब ये हो गया कि जहां पर भी लोग रह रहे हैं ना वहां की क्या कंडीशंस हैं। फॉर एग्जांपल माउंटेन्स है, रेनफॉल कैसा है, ज्यादा है कि कम है, या फिर कहीं पे प्लेन एरिया है, वहां पे प्लेन एरिया में रिवर वाटर अवेलेबल है कि नहीं। ये सारी कंसिडरेशन को देखते हुए ह्यूमन ने डिसाइड किया कि जी हम कैसे अपनी जिंदगी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और वो कंटिन्यूअस प्रोसेस जो था उसी में जो हंटिंग और गैदरिंग का नेक्स्ट जो स्टेज आया वो था पेस्टोरलिज्म। और पेस्टोरलिज्म में क्या होता है कि आप या तो सबसिस्टेंस मतलब अपनी जो जरूरतें हैं परिवार की उन्हीं को फुलफिल करने के लिए कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो, या फिर कॉमर्शियल लेवल पर भी कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो, जिससे कि आप एक्सपोर्ट करो कोई आइटम का, तो उससे क्या हो रहा है आप पैसा अर्न करते हो। मनी अर्न करने के बाद में आप क्या होते हो कि आपका टारगेट होता है मनी मेकिंग का, तो वो कॉमर्शियल पर्पज हो गया। बट एक खेत में अगर आप खेती करते हो और वहां से उस खेत की जो जरूरतें, खेत का जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन आपकी नीड्स को ही पूरा करने में फुलफिल हो रहा है, तो उसको आप बोल दोगे सबसिस्टेंस। तो ऐसे में इस पेस्टोरलिज्म में जिसमें एनिमल्स पे डिपेंडेंसी रहती है, इसको दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। एक तो नोमैडिक हर्डिंग और एक होती है कॉमर्शियल लाइवस्टॉक। नोमैडिक हर्डिंग इसका मतलब अपने साथ में कुछ एनिमल्स को रख लेना। जैसे मैंने कल परसों एग्जांपल दिया था कि वेस्टर्न राजस्थान से कुछ लोग अपने साथ में भेड़ों को लेते हैं और भेड़ों का पूरा रिवर, पूरा एक फ्लॉक लेकर के निकलते हैं और आराम से पूरा सीजन निकाल करके जब रेनी सीजन आता है तो वापस पहुंच जाते हैं अपने घरों के पास में, ठीक है। तो वो क्या है, एक तरीके की नोमैडिक हर्डिंग। तो ऐसे में स्पेसिफिक एनिमल होंगे, स्पेसिफिक एक एरिया होगा कहां कहां पर वो ट्रेवल करेंगे और फिर से अपनी जगह पे लौट आएंगे। तो ये तो राजस्थान स्पेसिफिक बात कर ली। अब ऐसे में हम नोमैडिक हर्डिंग को अगर समझे तो ग्लोबल लेवल के हिसाब से देखें तो इसमें देखो सीधी सी बात है, इसमें आप डिपेंड कर रहे हो नेचुरल रिसोर्सेज पे। ये आप ध्यान रखें, जो नेचर अवेल करा रही है उन्हीं रिसोर्सेज को आप अपने पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हो फोकस है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एक्टिविटी पे, मतलब अपनी खुद की जरूरतों को पूरा करने के लिए आदि मानव या जो ट्राइबल लोग जिस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, ऐसे फिर जो एनिमल्स हैं उनकी रियरिंग की जाती है। और एनिमल्स को रियर क्यों किया जाता है, उसके पीछे उनकी जो खुद की पर्पसेज हैं वो क्या क्या आते हैं वो देखो। यहां पर उनकी फूड रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, क्लोथिंग भी उसी से, जैसे लेदर है वो बन गया तो उससे कपड़े बनाना है, या मतलब जो भी आप बनाना चाह रहे हो, या फिर आप देख सकते हो वूल, कॉटन। इन कॉटन तो क्या यहां पर वूल का रोल आ जाता है। जैसे आप शीप हर्डिंग करते हो, शीप्स की हर्डिंग कर रहे हो भेड़ों की, तो उनसे वूल कलेक्ट कर ली जाएगी तो उससे आप कपड़ा बना सकते हो। तो ऐसे में शेल्टर, टूल्स कुछ भी बनाने हैं ना तो वो एनिमल से ही ड्रॉन होंगे, ठीक है। तो इस तरीके की हर्डिंग कौन सी होती है, नोमैडिक हर्डिंग। अब इसमें क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे अपने हर्ड को लेकर के वो मूव करते रहते हैं। हर्ड का मतलब हो गया एक तरीके से ग्रुप ऑफ एनिमल्स, तो उन्हीं के साथ में वो मूव करते रहते हैं और उनका कोई परमानेंट फिक्स लोकेशन नहीं है, पर हाँ जो उनका ट्रेवल करने का जो रूट होता है ना वो फिक्स रहता है, ठीक है। प्लेस टू प्लेस वो मूव करते रहते हैं और साथ में ये भी देखते हैं कि क्या क्वालिटी का उनके एनिमल्स को जो पास्चर चाहिए। जैसे मान लो घास कहीं पे, ग्रासेस कहीं पे प्रॉपर अवेलेबल है तो उस हिसाब से वो वहीं पे रुक जाएंगे, फिर तब तक वहां पर जब तक वहां पर रिसोर्सेस खत्म नहीं होते हैं तब तक वो वहीं पे रिलाई करते हैं, फिर आगे मूव कर जाते हैं। तो इस तरीके से ये घुमंतु जातियां हो गई इन शॉर्ट, ठीक है। आज के टाइम पे क्या है, पेस्टोरल नोमैड्स के लिए स्पेस है वो कम हो रहा है, मतलब जानवरों को चराने वाले जो लोग हैं ना उनके लिए एरिया बहुत कम हो रहा है। उसके दो कारण बताए जाते हैं। एक तो इंटरनेशनली जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज क्रिएट कर दी ना, तो इसकी वजह से इनको प्रॉब्लम आती है। जैसे अगर आप यहां पे देखो कि नॉर्दर्न एरिया में जो ट्राइब्स रहती हैं वो ट्राइब्स यहां से, अब वैसे देखा जाए तो पूरा आर्कटिक रीजन है ये ऊपर वाला, पर जो यहां पे रशिया में जो लोग रहते हैं उन लोगों को अगर अपने हर्ड्स को मूव कराना है तो वो कहां पर ले जा सकते हैं, इधर फिनलैंड में, नॉर्वे में, स्वीडन में ले जा सकते हैं, पर यहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर है। इस वजह से क्या हो गया, इनको अपनी लिमिट्स में रहना पड़ता है। तो एक तो ये कारण है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी चीज, नए सेटलमेंट्स। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि लोग वहां पर जाके सेटल हो रहे हैं। एक तो ट्राइबल कम्युनिटी खुद ही रहे
और एक दूसरा बाहर के जो अर्बन एरियाज में रहने वाले लोग वहां जाकर के सेटलमेंट करें, या फिर कोई नई सिटी डेवलप कर दे गवर्नमेंट, तो ऐसे में भी इसमें जो नोमैडिक हर्डर्स हैं, जो घुमंतु जाति के लोग हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में एक तो हर्डिंग का तरीका आया, हंटिंग और गैदरिंग के बाद में जो नेक्स्ट मेथड डेवलप हुआ वो था नोमैडिक हर्डिंग। अब देखो हर्डिंग को कॉमर्शियली भी यूज किया जाता है। वैसे यहां पर आप देख सकते हो कि नोमैडिक हर्डिंग कहां कहां पर प्रेवलेंट है। एक तो आर्कटिक रीजन हो गया, एक यहां पर सेंट्रल एशियन रीजन देख सकते हो, इसके अलावा ईरान वाला एरिया देख सकते हो, सऊदी अरब या फिर अरेबियन पेनिनसुला, या फिर सहारा डेजर्ट वाला एरिया, जहां पर हमने कुछ ट्राइब्स के नाम तो प्रीवियसली डिस्कस भी किए थे। आपने वो पीडीएफ अगर रिवाइज कर लिया है तो अच्छे से याद रख लेना। तो वो क्या है, नोमैड्स ही है, अपने साथ में एनिमल्स को रखते हैं अपने ग्रुप को और साथ में घूमते रहते हैं इधर उधर, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या है, अगर लाइव स्टॉक की रियरिंग की बात करें तो वो तो नोमैडिक तो हो गया, जिसमें वो अपनी खुद की जरूरतों को ही पूरा कर रहे थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। देखो नोमैडिक हर्डिंग में तो क्या था, आपके पास में ना तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन था, ना आपके पास में कोई पर्पस था, बस आपका पर्पस था तो क्या था, बेसिक नीड्स, कि भाई हमें खाना मिल जाए, शेल्टर मिल जाए, या फिर जो कपड़ों की रिक्वायरमेंट है, क्लोथ की रिक्वायरमेंट है, वो पूरी हो जाए। एक जगह पे अगर नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो गए तो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। पर यहां पर कॉमर्शियल हर्डिंग में क्या होता है, आप ऑर्गेनाइज्ड मैनर में काम करते हो। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब आपके पास में एक प्रॉपर वर्किंग की स्ट्रक्चर होती है, प्लानिंग होती है, साथ में कैपिटल इंटेंसिव भी होता है। इसका मतलब यहां पर मनी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होती है, क्योंकि वर्ड ही क्या हो गया, कॉमर्शियल। कॉमर्शियल का मतलब तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट अगर कोई कर रहा है तो वो पैसा बनाने के लिए इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। कॉमर्शियल रेंचिंग भी बोला जाता है इसको। इसमें क्या होता है, मेजरली वेस्टर्न कल्चर का ये इंपैक्ट है। देखो वेस्टर्न सोसाइटी में क्या होता है, एक वर्क पे, एक फंक्शन पे आप ज्यादा कमांड रखते हो और उसके बन जाते हो एक्सपर्ट, और उस एक्सपर्टाइज गेन करने के चलते आपसे एक ही चीज एक्सपेक्ट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा उधर कोई भी मान लो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी किस पर्टिकुलर तरीके के सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, वही काम उसका रह जाता है। ये वेस्टर्न कल्चर है, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या कर लिया जाता है कि मान लो अलग अलग एनिमल्स है, जैसे काऊ है, शीप है, हॉर्सेज हैं, इनको क्या एक साथ इकट्ठा पूरा एक ग्रुप में रखा जाता है और उनको पाला जाता है, ठीक है। और उनका पर्पस क्या है, वही कॉमर्शियल पर्पजेस। अगर उनसे मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो मिल्क प्रोड्यूस कर लो, अगर उनके जैसे मीट हो गया, उसका प्रोसेसिंग कर दिया साइंटिफिक मैनर में, स्टोर कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, उससे पैसा कमा लिया। तो इस तरीके से कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग होती है। इसमें क्या होता है कि परमानेंट पास्चर्स को मतलब एक तरीके से डिलिमिटेशन कर दिया जाता है या फिर बाउंड्री बना दी जाती है। और उसमें क्या होता है कि एक तरफ यहां पे ये 3 सेक्शंस में मान लो एक बड़ी लैंड है, उसको आपने डिवाइड कर दिया, और यहां पर आपने जो भी अच्छी क्वालिटी की ग्रासेस होती हैं, फॉर एग्जांपल आपने नाम सुना हो कभी अल्फा ग्रास, तो इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी होती है इस घास की, कम पानी में भी अच्छा खासा ग्रो कर लेती है। तो ऐसे में अल्फा घास यहाँ ग्रासेस है, यहां पर आपने प्रोड्यूस कर ली। तो ऐसे में जो पूरा एक ग्रुप है ना लाइव स्टॉक का, उसको पहले तो आप यहां पर छोड़ दोगे, तो यहां पर वो लगातार फीड करता रहेगा और यहीं से आप उसका प्रोडक्शन ले लोगे, जो भी मिल्क का है या मीट का है, जो भी आप करना चाह रहे हो वहां से ले लिया। अब एक टाइम आएगा जब यहां पर पूरी घास खत्म हो जाएगी, तो अब इसमें से पूरे फ्लोक को आप क्या करोगे, इधर ले जाकर के पूरे के पूरे ग्रुप को इधर शिफ्ट कर दोगे और ये वाला एरिया फ्री हो गया। फिर यहां पर वही प्रोसेस होगा, यहां से फिर यहां शिफ्ट कर दोगे, इतने में ये पहले वाला रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, बैक टू बैक, रुकने की जरूरत नहीं है, कहीं पर कोई जाने की जरूरत नहीं है, बट बस एक बड़ी जमीन का एरिया उनके पास में होना चाहिए। तभी तो बोला गया ना, एक कैपिटल इंटेंसिव सेगमेंट है ये, और साथ में ऑर्गेनाइज, देखो कितना ऑर्गेनाइज्ड है कि यहां पर पहले चरा लिया, फिर उसके बाद में यहां, फिर यहां के बाद में यहां ग्रेजिंग हो गई, और फिर यहां से वापस फर्स्ट वाले पैच में लेके आ गए। तो इस तरीके से परमानेंट रेंचेस है ना, वो फिक्स कर लिए जाते हैं, जैसे कि ये पूरा एरिया भी हमने देखा। साथ में क्या होता है, जो ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं ना, जिनमें जैसे मीट मान लो, वूल है, हाइड्स मतलब स्किन हो गई, लेदर जिसको हम बोलते हैं, उनको प्रॉपर प्रोसेस किया जाता है और उनकी पैकेजिंग की जाती है। और फिर पैकेजिंग का तरीका साइंटिफिक, मतलब अच्छी खासी टेक्नोलॉजी का यहां पर यूज होता है, टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट अच्छा होता है, क्योंकि पैसा भी तो तभी लग रहा है यहां पे। और फिर वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का या साइंटिफिक मैनर में ये प्रोसेस्ड प्रोडक्ट होंगे, उनको फिर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है और उससे वो पैसा
कमा लेते हैं। तो ये हो गया कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। और ये कैसी सोसाइटी में है? वेस्टर्न सोसाइटीज में। तो आप यहां पर नोटिस करो, ऑस्ट्रेलिया में है। यहां पर ऑस्ट्रेलिया में जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स होती हैं, देखो जब भी हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो क्लाइमेट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ की तरफ जो क्लाइमेटिक सिचुएशन आपको मिलेगी वो उसको बोलते हैं हम ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल क्लाइमेट। ठीक है, फिर 5 डिग्री नॉर्थ से लगभग 30 डिग्री नॉर्थ तक आप चले जाओ। ऐसे ही 5 डिग्री साउथ से आप नीचे चले जाओ लगभग 30 डिग्री साउथ तक। तो उस वाले एरिया में जो आपको मतलब एक तरीके का जो क्लाइमेटिक रीजन मिलेगा उसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल। ठीक है, और इससे ऊपर अगर आप जाते हो तो फिर आपको मिल जाता है पोलर। ठीक है, 30 से 90 डिग्री तक आप पहुंच जाओ। तो अब आप देखो 30 से 90 तो क्या मतलब सब ट्रॉपिकल का एक्सटेंशन 60 तक होता है। अब इस सब ट्रॉपिकल को ही क्या बोल दिया जाता है? टेम्परेट। और टेम्परेट में क्या होता है? दो सेगमेंट्स में आप डिवाइड कर देते हो, एक तो होता है कूल टेम्परेट और एक होता है वार्म टेम्परेट। अब कूल टेम्परेट वाला एरिया जो है ना वो तो होता है लगभग 30 डिग्री लैटिट्यूड्स के आसपास में, और वो जो वार्म टेम्परेट है क्योंकि थोड़ी बहुत गर्मी रहेगी यहां पे, और जो कूल टेम्परेट वाला एरिया है वो लगभग आपको 60 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड या 60 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड के आसपास मिलेगा। तो ऐसे में आप यहां पे क्या हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि लगभग 30 से 60 जो डिग्री लैटिट्यूड्स हैं वहां पर कैसा क्लाइमेटिक सिचुएशन है? टेम्परेट। और टेम्परेट क्लाइमेटिक सिचुएशन में जो ग्रासलैंड एरियाज डेवलप होते हैं उन्हीं को टेम्परेट ग्रासलैंड एरिया बोल देते हैं। और वो टेम्परेट ग्रासलैंड एरिया यहां पर आपके सामने हाईलाइटेड है। जैसे ये है सेंट्रल एशियन, इसको बोला जाता है प्रेयरीज। ठीक है, इसी तरीके से आप यहां पे आ जाओ साउथ अफ्रीका की तरफ, यहां पर आपको मिले, यहां पर क्या है? टेम्परेट में, जैसे नाम से टेम्परेट वर्ड आ रहा है, तो यहां पर क्या है? टेम्परेचर मोर और लेस थ्रू आउट ईयर सेम सा बना रहता है, ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है, और रेनफॉल भी इतना ज्यादा नहीं होता कि यहां पर ट्रीज हैं उनकी ग्रोथ हो सके। रेनफॉल मॉडरेट रहता है, इस वजह से यहां पर केवल ग्रासेज ही डेवलप हो पाती हैं। ओके, तो ऐसे में ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स है ना, इनके अलग अलग रीजनल नेम्स हैं, अलग अलग नाम है। जैसे मैं यहां पर सेंट्रल एशियन कंट्रीज की बात करूं तो यहां पर इन ग्रासलैंड्स को बोला जाता है स्टेपी। ओके, साथ साथ में बहुत सारी चीजें बता रहा हूं मैं, ये चीजें नोट करते चले जाना जो चीज आपको पीपीटी में नहीं मिल रही है। इधर नॉर्थ अमेरिका में यहां पर ये जो ग्रासलैंड एरिया जिसको हम समझ रहे हैं इसको बोलते हैं प्रेयरीज। ठीक है, यहां पर आप साउथ में आओगे, साउथ अमेरिका में ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में जो ग्रासलैंड होती है उनको बोलते हैं पैम्पास। और इसी तरीके से यहां पर साउथ अफ्रीकन रीजन में जो ये ग्रासेस डेवलप हो रही है टेम्परेट एरिया में, उसको बोला जाता है क्या? वेल्ड्स। और यहां पर ऑस्ट्रेलिया में बोली जाती है क्या इनको? डाउन्स। ये डिफरेंट नेम्स हैं। अब जैसा कि मैंने बताया ये ग्रासलैंड्स हैं और थ्रू आउट ईयर इनमें घास का मतलब घास अवेलेबल होती है, ग्रासेस अवेलेबल होती है। तो इस केस में यहां पर ये कॉमर्शियल लाइव स्टॉक हर्डिंग पॉसिबल है कि नहीं? बड़ी बड़ी जमीनें, क्योंकि ये एरियाज जो हमने अभी आइडेंटिफाई किया ना, यहां पर पॉपुलेशन भी बहुत कम है। ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है तो जमीनें बहुत बड़ी बड़ी हैं, और जमीनें बड़ी होने के साथ में क्या हो गया, यहां पर आप आराम से बड़े बड़े रेंचेस आप कट कर सकते हो और उनको डिवाइड कर लो और आराम से इनकी जो कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग है वो की जा सकती है। तो बल्क में गायें पाली जाती हैं, बल्क में शीप्स पाली जाती हैं, जो भी है वो बल्क में होता है, और काम क्या होता है? पैसा कमाना। ठीक है, तो ये तरीका हो गया हमारा कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग का। इसके आगे अगर देखें तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है, जब लाइव स्टॉक से डिपेंडेंसी से, तो हमारा मेन टॉपिक आ गया दैट इज एग्रीकल्चर। तो इसमें हम देखेंगे कि भाई ये प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज में सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, और कम से कम इंडिया के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहां पर अभी भी मोर देन 50% पॉपुलेशन रिलाई करती है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पे। तो टॉपिक हमारे यहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी का है। तो ऐसे में टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर हम देखते हैं डिटेल में। देखो, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें, वैसे तो एग्रीकल्चर का मतलब तो सिंपल सा आपको पता है कि आप नेचुरल रिसोर्सेज के साथ में जो वाइल्ड प्लांट्स थे उनका डोमेस्टिकेशन आप कर लेते हो। ठीक है, जैसे आज गेहूं की बात कर लो, चावल की बात कर लो, ये बेसिकली है क्या? ये सारे के सारे एक तरीके के वाइल्ड एरियाज में मिलने वाले प्लांट्स, उनका आपने डोमेस्टिकेशन कर लिया, टाइम आया तो
और वो टाइम था 10,000 to 12,000 ईयर्स अगो, जिसको हम बोलते हैं नियोलिथिक एज। उस टाइम पर फर्स्ट रेवोल्यूशन आया था जिसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, जिसमें क्या हो गया था, आपने वाइल्ड प्लांट्स को डोमेस्टिकेट कर लिया था, मतलब प्लांट्स को घर में उगाना, घर में एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा लिया और उस पर आपने ये प्रैक्टिस शुरू कर दी। अब देखो बात ऐसी है कि एग्रीकल्चर के डिफरेंट टाइप्स की बात करें तो ये देखो डिपेंड करता है बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पे। जैसे एक तो जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके आसपास का फिजिकल सिस्टम कैसा है, मतलब ज्योग्राफी। दूसरी चीज, जो लोग इन्वॉल्व हैं उन लोगों का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब वो लोग गरीब हैं, अमीर हैं, टेक्नोलॉजी का लेवल क्या है, वो भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप किस टाइप की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस परफॉर्म करते हो। तो ऐसे में फार्मिंग के जो डिफरेंट मेथड्स हैं उन मेथड्स में और अलग अलग टाइप की जो क्रॉप्स आप ग्रो कर रहे हो उनके हिसाब से आप अलग अलग एग्रीकल्चरल सिस्टम में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को डिवाइड कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो। तो सारी चीजों का आप ध्यान रखोगे, बहुत सारी चीजें हैं जो फैक्टर अपना रोल प्ले कर रहे हैं। एक तो फिजिकल एनवायरमेंट, आसपास का एनवायरमेंट कैसा है। दूसरा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कि भाई हमारे समाज की क्या हाल है, क्या हमारे यहां पर पैसे की कमी है या नहीं, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि नहीं। तो ये सारी चीजें भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पे सीधा इंपैक्ट शो करती हैं। इसके आगे इन जो मेथड्स पे अगर हम देखें तो उसी हिसाब से हमारे पास में इन्हीं चीजों पे बेस्ड हम क्रॉपिंग पैटर्न को भी डिसाइड करते हैं, ठीक है। और इसी के बेसिस पे अलग अलग एग्रीकल्चरल सिस्टम को हम स्टडी करेंगे। तो ऐसे में टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में फर्स्ट एग्रीकल्चर टाइप है दैट इज सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब सबसिस्टेंस वर्ड का अगर मतलब आ गया, सबसिस्टेंस वर्ड अगर कहीं पे आ रहा है तो आप इसका मतलब समझो आप अपनी बेसिक नीड्स को ही पूरा कर रहे हो। मतलब ये कि भाई जो फार्मिंग एरिया है जहां पर आप जो कुछ भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कर रहे हो ना, उनसे जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उससे आप लोकली जो रहने वाले लोग हैं वो ही कंज्यूम कर लेंगे। मान लो एक छोटा खेत है, हम इंडिया की बात करें तो एक छोटा खेत है, तो छोटे खेत में अगर एक इंडिविजुअल कोई भी काम करता है, कोई भी अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को वहां पर एक्सरसाइज कर रहा है, मान लो गेहूं है या फिर बाजरा है, कुछ भी, तो उस केस में यहां पर जो आउटकम निकल के आएगा वो केवल अपनी फैमिली नीड्स को पूरा करने के लिए ही कर रहा है, क्योंकि खेत की साइज इतनी बड़ी नहीं है कि वो बेच सके मार्केट में जाके। तो इस तरीके की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को आप क्या बोलते हो, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है। इसको भी आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। एक तो तरीका होता है प्रिमिटिव और एक होती है इंटेंसिव। अब इन दोनों को हम डिटेल में समझते हैं। प्रिमिटिव वर्ड से अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब जो एक आदि मानव की जो मेथड होते हैं या बहुत पुराने टाइम पे इनिशियल स्टेजेस में जब एग्रीकल्चर होनी शुरू हुई थी उस टाइम पे जो मेथड्स यूज होते थे, जो कि आज के टाइम पे ट्राइब्स यूज करती हैं, उन मेथड्स को आप एग्रीकल्चर में यूज करते हो तो उन मेथड से इतना ज्यादा प्रोडक्शन तो होगा नहीं कि जिससे कि आप एक्सपोर्ट कर पाओ। पुराने मेथड से जिनमें टेक्नोलॉजी का डिप्लॉयमेंट भी कम होता है, तो वो तो देखो सीधी सी बात है आपकी बेसिक नीड्स को ही फुलफिल कर पाएगी। तो ऐसे में शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम आपने सुना होगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का रोल क्या रहता है कि आप एक पैच पिक करोगे जिसमें आपने जो जंगल का एरिया है, फॉरेस्ट एरिया, आप सीधी सी बात है ट्राइब्स हैं वही इसी तरीके की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉलो करती हैं। तो एक पैच लिया जमीन का, उस पे जितने भी प्लांट्स हैं उनको काट दिया, काट करके उन प्लांट्स को जला दिया और जलाने के बाद में जितनी भी एशेस बची है, राख, उसको उस मिट्टी के साथ में कर दिया जाता है मिक्स। और इससे क्या होती है, उस सॉइल की फर्टिलिटी थोड़ी सी राइज हो जाती है। अब ऐसे में वो यहां पे इस पर्टिकुलर पैच पे 3 से 5 साल तक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कर लेंगे। फिर जैसे ही ये सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होगी तो वो वहां से शिफ्ट कर जाएंगे दूसरे एरिया में। वहां पर भी इसी तरीके से एक छोटा एरिया आइडेंटिफाई किया जाएगा, वहां पे भी सेम चीज रिपीट की जाएगी। पहले पेड़ जो प्लांट्स हैं, जो भी ट्रीज हैं, उनको स्लैश किया जाएगा, फिर उनको बर्न कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद में उन पे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कंटिन्यू कर ली जाएगी। तो ऐसे में आप क्या कर रहे हो, एक पैच से दूसरे पैच में शिफ्ट होते चले जाते हो और फिर बाद में जब आपको 15-20 साल बीत गए तब तक पता पड़ेगा कि आपका जो फर्स्ट पैच था वहां पर फिर से जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो ग्रो कर गए। तो ऐसे में ये सर्कुलेशन चलता रहता है। तो इसी वजह से
एक तो इसमें आपने स्लैशिंग की और बर्निंग की, इस वजह से इस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है ना, उसका एग्जाम्पल है ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जो आज के टाइम पर भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस होती है। और दूसरा, इसमें आप एक एग्रीकल्चरल पैच से दूसरे पैच में आप शिफ्ट कर रहे हो, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोल देते हैं। ठीक है ना, यही चीज यहां पे बताई जा रही है पूरी। इसके आगे अगर देखें तो यहां पर सीधी सी बात है, प्रॉब्लम क्या आ रही है, मेजर प्रॉब्लम क्या है इस एग्रीकल्चरल सिस्टम के साथ में, जिसको हम झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, कि जमीन की जो फर्टिलिटी है ना वो रिड्यूस होती चली जाती है। इसी वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं अभी डिफॉरेस्टेशन की जब बात आती है ना, कि बोले जंगल बहुत कट रहे हैं, तो उसमें इस झूमिंग कल्टीवेशन को भी एक कारण बताया जाता है, क्योंकि यहां पर भी आप जो पेड़ पौधे हैं उनको काट रहे हो। ठीक है, ये इस तरीके की एग्रीकल्चर कहां पे प्रेवलेंट है, ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन का मतलब हो गया कि जहां पर जबरदस्त रेनफॉल रहता है, ठीक है, जहां पर टेम्परेचर अच्छा खासा है, इक्वेटर के आसपास के एरियाज में। तो ऐसे में आप एक बार मैप देखोगे तो ये चीज आपको समझ में आएगी। आप देखो कि जैसे यहां पर इक्वेटर है, ये बिल्कुल बीचों बीच से पास हो रही है, राइट। तो यहां पर आप नोटिस कर सकते हो कि यहां पे अफ्रीका में सेंट्रल अफ्रीका, इधर आप देख सकते हो सेंट्रल अमेरिका या फिर साउथ अमेरिका का नॉर्दर्न रीजन, या फिर इधर हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, यहां पर ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट है या ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, जहां पर रेनफॉल भी अच्छा है, रेनफॉल अच्छा है, टेम्परेचर अच्छा है। इस वजह से यहां पर क्या है, वेजिटेशन भी बहुत अच्छी मिलेगी। और वेजिटेशन अच्छी है तो सीधी सी बात है, अगर एक इंडिविजुअल या कोई भी ह्यूमन जो रहते हैं, जिनको हम ट्राइब्स बोलते हैं, वो अपनी बेसिक नीड्स के लिए अगर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करेंगे तो उनको मजबूरन स्लैश एंड बर्न ही करना पड़ेगा, क्योंकि डेंसली मतलब ये डेंस फॉरेस्ट एरियाज आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो बात ये है कि क्वेश्चन जो बनता है प्रीलिम्स में, वो एक तो ये पूछा जा सकता है कि मान लो कि अभी हमने बात की कि सब्सटेंटिव जो प्रिमिटिव, यहां पर देख सकते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस किन एरियाज में होती है, तो इसका आंसर आपके सामने ट्रॉपिकल रीजन्स में। इसके अलावा अब बात, क्वेश्चन कई बार ये आ जाता है मैच द फॉलोइंग कब बन सकता है, या फिर ये भी बन सकता है कि जी आप ये बताओ कि मिल्पा नाम से जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है वो किस एरिया में फेमस है। तो अलग अलग रीजन्स में इस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या जिसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस भी बोल रहे हैं ना, इनके अलग अलग नेम्स हैं, जिसमें आप यहां पर देखोगे लिस्ट थोड़ी लंबी है पर हमें याद रखना पड़ेगा इन चीजों को। जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हम बोलते हैं झूमिंग, ठीक है। सेंट्रल अमेरिका या मैक्सिको की बात अगर करें, यहां पर आप देख सकते हो सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको, ये वाला एरिया पूरा आ गया, यहां पर बोला जाता है इसको मिल्पा, ठीक है। इसी तरीके से इंडोनेशिया एंड मलेशिया, अगर इसको भी आप देखो तो यहां पर ये है इंडोनेशिया एंड मलेशिया, ये वाला एरिया जिसको मैं सर्कल में बना रहा हूं, यहां पर इसको बोला जाता है लेडांग, ये नाम जरूर याद रखोगे, ठीक है। फिलीपींस में बोला जाता है केनगिन, फिलीपींस की लोकेशन अगर देखो तो ये है फिलीपींस, यहां पर ये लोकेशन है फिलीपींस की, यहां पर केंगेन इस नाम से बोला जाएगा। ऐसे ही रे वियतनाम में बोला जाएगा रे, यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर ये आ गया वियतनाम पैरेलली, इस वाले एरिया में ये है वियतनाम, ठीक है। इसी तरीके से ये एरिया आ गया म्यांमार, ठीक है। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग नेम्स हैं। तो म्यांमार में बोला जाता है ताउंग्या, ठीक है। थाईलैंड में बोला जाता है तमराई, ऐसे ही श्रीलंका में बोला जाता है छेना। इसी तरीके से कोनुको वेनेजुएला, ये साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न रीजन में लोकेटेड कंट्री है। ब्राजील में रोका बोला जाता है, तो सेंट्रल अफ्रीका में मसोले बोला जाता है। तो ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें आप। इसी तरीके से इंडिया के भी अलग अलग नेम है, ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जिसमें झूमिंग का तो आपको बता ही दिया कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में झूमिंग बोला जाता है। बाकी नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में पामलोउ बोला जाता है, दीपा नाम से भी फेमस है। दीपा कहां पर है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ और अंडमान एंड निकोबार। तो ऐसे में आप याद रखोगे डिप्पा जो नाम है वो इंडिया के छत्तीसगढ़ एंड अंडमान निकोबार में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का ही नाम है। इसी तरीके से आप यहां पर देख सकते हो बेवार या फिर धैया, ये मध्य प्रदेश में नाम फेमस है। आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा इन नामों से जाना जाता है। पामादाबी या फिर कोमन या फिर ब्रिंगा इन नामों से जाना जाता है उड़ीसा में।
ऐसे ही कुमारी नाम से फेमस है। वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट का मतलब हो गया इसमें आप महाराष्ट्र, गुजरात का सदर्न पार्ट आ गया, गोवा आ गया, कर्नाटक आ गया, या फिर केरला तक पहुंच जाओ तो यहां में आप देख सकते हो, या फिर तमिलनाडु वाले एरिया में। तो वेस्टर्न घाट वाले एरिया में कुमारी नाम से भी फेमस है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान की बात करें, साउथ ईस्ट राजस्थान, साउथ और ईस्टर्न दोनों राजस्थान की बात, दोनों तरफ, साउथ का मतलब हो गया मेवाड़ वाला एरिया, ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न राजस्थान की अगर बात करो तो वहां पर आपको मिलेगा झालावाड़ वाला जो एरिया हम जिसको हाड़ौती एरिया बोलते हैं, वहां पर, यहां पर वालर या वालतर इस नाम से फेमस है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है राजस्थान के लिए। इसी तरीके से हिमालयन रीजन में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाला नहीं, हिमालयन मतलब हो गया इसमें आपका ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उधर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को खिल नाम से बोला जाता है। झारखंड में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को कुरुआ नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ डिफरेंट नेम्स थे जो कि हमें रिवाइज करने हैं बार बार। जितनी बार रिवाइज करोगे उतना याद हो जाएगा, क्योंकि एक्सक्लूसिवली बोला हुआ ना कि भाई टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, तो क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं यहां से। ओके, तो ये था हमारा सबसिस्टेंस, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब प्रिमिटिव हो गई, प्रिमिटिव का मतलब वहां पर आपने टेक्नोलॉजी यूज नहीं की, पुराने मेथड्स यूज किए हैं, बिल्कुल लकड़ी से बने हुए टूल्स यूज किए हैं, ना ट्रैक्टर है, ना कोई मशीन है, ना कोई फर्टिलाइजर है। फर्टिलाइजर की तरह आपने क्या यूज किया था, एशेस को, पेड़ पौधे जलाए और एशेस को मिक्स कर दिया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल टाइप है दैट इज इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। देखो वर्ड से ही बहुत कुछ समझ में आता है। इंटेंसिव मतलब एक खेत पर बैक टू बैक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की जाती है। ठीक है, सबसिस्टेंस बैक टू बैक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की जाती है, तब भी वहां पर ज्यादातर तो जो खेती होती है उससे वहां पर जो फैमिली डिपेंडेंट है ना, उन्हीं की जरूरतें पूरी हो पाती है। ठीक है, तो ऐसे में आप देखो ये एरियाज वो एरियाज हैं जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और मेनली फोकस्ड आप रखो तो मॉनसूनल एशिया, दैट मींस वो क्लाइमेटिक रीजन एशिया का जहां पर मॉनसूनल क्लाइमेट है। इसका मतलब सीजन के साथ में जहां पर हवाओं की डायरेक्शन चेंज होती है। जैसे आप इंडिया की बात करो, हमारे यहां पर मॉनसूनल इंडियन क्लाइमेट कैसी है, मॉनसून क्लाइमेट है। इसमें क्या होता है कि समर्स के टाइम पे आप देखते हो कि हवाएं जो है वो ओशियन से लैंड की तरफ चलती है, जबकि विंटर्स के टाइम पे लैंड टू ओशियन हो जाती है। तो ये क्या हुआ, हवाओं का रिवर्सल हुआ ना, रिवर्सल ऑफ द एयर फ्लो। दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर रीजन इज नॉन एज मॉनसूनल क्लाइमेटिक रीजन, और यही चीज प्रिवेल करती है साउथ ईस्ट एशिया में। यहां पर आप देख सकते हो, तो मेजरली आपको मॉनसून क्लाइमेट इस वाले एरिया में देखने को मिलती है वर्ल्ड में। ठीक है, और यहीं पर ये प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है वो होती हुई दिखेगी। अब देखो ये जो इंटेंसिव ये हम देख रहे हैं ISA, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, इसके अगर देखें तो इसके भी दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका जिसमें डोमिनेट करेगा वेट पैडी कल्टीवेशन, मतलब पानी अच्छा खासा अवेलेबल है, वाटर अवेलेबिलिटी की कोई कमी नहीं है, और वहां पर मेजर जो क्रॉपिंग हो रही है वो किसकी हो रही है, राइस की। दूसरी तरफ अगर देखो तो मेथड तो वही यूज हो रहे हैं, पर यहां पर क्रॉपिंग जो है उसमें आप एग्रीकल्चर में राइस की बजाय आप वीट या दूसरे जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है, जैसे ड्राई लैंड एरियाज की हम बात करें, जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में वेस्टर्न राजस्थान की बात कर लो, या फिर जो ड्राई एरियाज है जैसे विदर्भ की बात करो, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना वाला एरिया, वहां पर आप देखोगे तो वहां पर नॉन पैडी एग्रीकल्चर फेमस है। ठीक है, जिसमें आप मिलेट्स को ग्रो करते हो। मिलेट्स का मतलब मोटा अनाज जो होता है, जिसमें बाजरा, रागी, ज्वार, ये सारी चीजें आती हैं। तो इस तरीके से दो कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हो इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को। ठीक है, वेट पैडी कल्टीवेशन डोमिनेटेड और अदर देन पैडी कल्टीवेशन। तो इसमें पहले बात कर लेते हैं हम जो वेट पैडी कल्टीवेशन है। वेट का मतलब पानी बहुत है और पैडी का मतलब चावल की यहां पर क्रॉपिंग होगी। तो सीधी सी बात है, ये क्लियर हो गया, राइस क्रॉप पे फोकस है। लैंड होल्डिंग है वो बहुत छोटी होती है, क्योंकि हमने शुरू में क्या बात की थी, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, उन एरियाज में ही इस तरीके की प्रैक्टिस की जाती है एग्रीकल्चर की, इंटेंसिव। क्योंकि भाई पॉपुलेशन ज्यादा है तो उस पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा करने के लिए आपको लगातार बैक टू बैक एग्रीकल्चर को कंटिन्यू रखना पड़ता है। तो हाई डेंसिटी पॉपुलेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके अलावा यहां पर खेतों में जो काम करते हैं वो लोग ज्यादातर फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। मशीन का यूज होता है पर लिमिटेड। ठीक है, जैसे आप देखो नॉर्मली हमारे खेतों में क्या होता है, ट्रैक्टर यूज होता है पर फिर भी
ज्यादातर जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो मैन्युअल लेबर के बेसिस पे होती है, घर के जो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हुए दिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको मॉनसूनल क्लाइमेट वाले एरिया में देखने को मिलेगी, जो कि अभी हमने मैप देखा था। मैनुअल लेबर का पार्टिसिपेशन ज्यादा है, ये हो गया। इसके अलावा जो फर्टिलाइजर्स का एप्लीकेशन है वो कंपैरेटिवली कम मिलेगा। जितना फर्टिलाइजर्स का कंजम्पशन जैसे ये डेवलप्ड कंट्रीज में होता है ना, वहां पर बड़े बड़े खेत होते हैं, उससे तो बहुत कम यहां पर फर्टिलाइजर्स का यूटिलाइजेशन होता है हमारे इंडिया में। ठीक है, हम किस पे डिपेंड करते हैं? फार्म यार्ड मैन्योर। इसका मतलब कि खेतों के आसपास में या तो हम एनिमल जो लाइव स्टॉक है उसको पालते हैं, गाय भैंसे, उनसे हम मैन्योर प्रोड्यूस करते हैं, या फिर वर्मी कल्चर या कोई और तरीके से हम खुद से ही फार्म मतलब खेतों के आसपास में ही मैन्योर तैयार कर लेते हैं, खाद तैयार कर लेते हैं, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखा जा सके। ठीक है, इस तरीके की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के क्या फीचर होते हैं कि पर यूनिट एरिया यील्ड, मतलब कि आप 1 एकड़ पे अगर प्रोडक्शन देखोगे ना, वो तो आपको मिलेगा अच्छा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो लेबर यहां पे काम कर रही है ना, उस लेबर की प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं आती। कैसे? एक खेत है हमारे यहां पे, उस खेत में 2 जने मिलकर के बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं, पर पता पड़ा कि बेरोजगारी का आलम कुछ ऐसा है कि 2 की जगह 5 जने काम कर रहे हैं खेत में। तो ऐसे में उन 5 में से 3 जनों को हटाओ या उन 3 को लगा के रखो, आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं आ रहा। इस तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट को हम बोलते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि इंडिया जैसे कंट्रीज में प्रिवेल करता है। इंडिया जैसे कंट्रीज में जो बेरोजगारी में अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा कौन सी तरीके की बेरोजगारी हमें मिलती है? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। तो ऐसे में लेबर प्रोडक्टिविटी तो कम आएगी, पर यूनिट एरिया के हिसाब से प्रोडक्टिविटी देखोगे तो प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा। ये है वेट पैडी कल्टीवेशन है उसमें। ठीक है, तो इंडिया जैसे जो और कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल हमने साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज की बात की, जैसे वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया, यहां पर इस तरीके की एक्टिविटीज हो रही है। और ये जो कहते हैं ना कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ये पॉपुलेशन ज्यादा जहां पर होती है और जहां पर डेवलपमेंट नहीं है, या फिर जो कंट्रीज डेवलपिंग होते हैं ना, वहां पर ज्यादातर देखने को मिलता है इस तरीके का। 1 सेकेंड। ठीक है, वो इस तरीके की एक्टिविटी ज्यादातर वहीं पर देखने को मिलती है और इंडिया उनमें से एक कंट्री है। आगे देखो, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, पर उसमें अब हम पैडी के बजाय दूसरी क्रॉप्स पे ध्यान देंगे। अब भाई सीधी सी बात है, पानी की अगर कमी है तो हम चावल की खेती क्यों करेंगे? सिंपल सी बात है। तो ऐसे में रिलीफ कि भाई स्ट्रक्चर कैसी है जमीन की, क्लाइमेट कैसी है, सॉइल कैसी है, और दूसरे जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है जिनमें एक वाटर अवेलेबिलिटी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ज्योग्राफिकल एरिया जो कि मॉनसूनल क्लाइमेट के अंडर तो आते हैं, पर वहां पर पैडी की कल्टीवेशन को अलाउ नहीं करते। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, वहां पर पैडी के अलावा दूसरी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पे रिलाई करेंगे। जैसे यहां पर आप देख सकते हो वीट, सोयाबीन, बार्ले, सोरगम, इस तरीके की जो कल्टीवेशन है वो की जाती है। जैसे कि नॉर्दर्न चाइना में ये इस तरीके से, मंचूरिया वाले एरिया, नॉर्दर्न चाइना में तो आप देख सकते हो ये सारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं। ठीक है, और अब मंचूरिया वाला एरिया मैं बताता हूं आपको। ये एरिया है चाइना का, ये एरिया, इसको मंचूरियन रीजन बोला जाता है। ठीक है, वहां पर भी इस तरीके की एक्टिविटीज होती है। नॉर्थ कोरिया या नॉर्थ जापान, इनकी देख लो, यहां पर आप नोटिस करो, ये नॉर्थ कोरिया हो गया और ये नॉर्थ जापान हो गया। तो ऐसे में ये जो लाइट शेडो है ना, ये शो कर रहा है जो नॉन पैडी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, और ये जो डार्क शेडो जो बताया हुआ है ना, वो क्या हो जाता है? पैडी कल्टीवेशन डोमिनेटेड। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो नॉन पैडी में आप ये चीजें हमने देख ली। फिर आगे अगर देखें तो इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में भी वीट प्रोडक्शन किया जाता है, और मेनली तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं क्लाइमेटिक सिचुएशन थ्रू आउट ईयर अलाउ नहीं करती। वैसे खरीफ वाली सीजन की हम बात करें तो चावल की खेती हो जाती है, जैसे पंजाब, हरियाणा या फिर वेस्टर्न यूपी, पर ज्यादातर हमारे यहां पर सिचुएशन ऐसी रहती है क्योंकि पानी अवेलेबल नहीं है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर तो करनी पड़ेगी, और खेत बड़े नहीं है, तो ऐसे में फैमिली की रिक्वायरमेंट ही पूरी हो पाती है, इसलिए इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होगी, और इसमें हमारा फोकस मेन रहता है मिलेट्स पे। ठीक है, जिसमें आप वेस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न इंडिया और सदर्न इंडिया
जहां पर भी ड्राई रीजन है, जिसमें आप यहां पे मैप में देख सकते हो ये एरिया आ गया पूरा, ये एरिया इधर वाला, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान का एरिया भी आ जाता है थोड़ा, ठीक है। तो इस एरिया में क्या होता है, अदर देन पैडी डोमिनेटेड इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ओके, अब आप देखो कि यहां पर हमने इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के दो पार्ट्स देखे, दोनों पार्ट्स में मोर और लेस कुछ ना कुछ मैच कर रहा है, छोड़ करके एक चीज, वो क्या है कि जहां पर वेट पैडी डोमिनेटेड है ना, वहां पर इरिगेशन की जरूरत नहीं है, पर हमारे यहां पर इरिगेशन के लिए कैनाल सिस्टम डेवलप किया हुआ है, ठीक है। तो हमें इरिगेशन देनी पड़ती, इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, साथ में जो वेल सिस्टम है, पॉन्ड सिस्टम है, या फिर जो आसपास में किसी भी तरीके ट्रेडिशनल मैनर में जो एग्रीकल्चरल मेथड हमने यूज कर रहे, सॉरी वाटर हार्वेस्टिंग के मेथड जो यूज करते हैं, वो भी हम यहां पर अडॉप्ट करके रखते हैं। तो ऐसे में ये हो गया हमारा इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है। एरिया हमने देख ही लिया पूरा, कौन से एरिया में ये कन्फाइंड है। फिर आ जाती है देखो इंपॉर्टेंट एक और टाइप की एग्रीकल्चर, वो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। देखो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में क्या होता है, ये यूरोपियंस के द्वारा इन्वेंट की हुई चीज है। जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड्स पे हमने डिस्कस किया था कि यूरोपियंस की टेंडेंसी क्या होती है, किसी भी एक सेगमेंट में एक्सपर्टाइज गेन करना, ठीक है ना। तो उस एक सेगमेंट में एक्सपर्टाइज गेन करने के लिए क्या हो गया कि जब यूरोपियंस ने हमारे जैसे कंट्रीज को कॉलोनी बनाया था, हमें गुलाम बनाया था ना, तो हमारे यहां पर आकर के उन्होंने कुछ ऐसी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस शुरू कर दी जो कि मोनोटोनस हो गई, मोनोक्रॉपिंग जिसको बोलते हैं, जिसमें एक तरीके के प्लांट की आप खेती करते हो, ऐसा नहीं कि कोई वेरिएशन आ रहा है, और इसी को बोल देते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर, जब आप एक तरीके की खेती को प्रमोट करते हो। जैसे आप देखो टी, कॉफी, कोको, रबर, कॉटन, ऑयल पाम, शुगर केन, बनाना, पाइनएप्पल, ये सारे के सारे प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंडर आते हैं। और प्लांटेशन एग्रीकल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हैं, वो क्या होते हैं, सबसे पहली चीज, जिस एरिया पे ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की जाती है वो एरिया बहुत ज्यादा बड़े होते हैं साइज में। इसका मतलब प्लांटेशन के लिए बागान बनाने होते हैं, वो बागान क्या होते हैं, बड़े बड़े। दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट होती है कि इसमें पैसा बहुत लगता है, ठीक है, लार्ज कैपिटल इंटेंसिव होता है। इसमें आपको पहले जमीन खरीदने के लिए, फिर आप प्लांट्स को ग्रो करते हो, उस प्लांट्स में टाइम लगता है ग्रो होने में, तो ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट भी बहुत करना है और वेट भी बहुत करना है, तो पैसे की जरूरत पड़ती है। साथ में यहां पर एक सिस्टमेटिक मैनर में काम होता है, एक सीजन आएगी जिस टाइम पर हार्वेस्टिंग होती है फ्रूट्स की या जो भी प्रोडक्ट है उनकी, बाकी सीजन्स में उनके टेक केयर करनी है, तो मैनेजरियल और टेक्निकल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट भी होती है। मतलब हाईली मतलब आप कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी का यहां पर बहुत ज्यादा यूज होता है। फिर उसके बाद में आप देखोगे साइंटिफिक मेथड्स हैं, उन पर रिलाई किया जाता है कि भाई हाँ कौन से फर्टिलाइजर्स को हमें अप्लाई करना है, सॉइल किस टाइप की है, कैसे सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, तो उनके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रॉपर होती है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो साइंटिफिक मेथड्स हो गए। इसके अलावा सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन, कि अगर चाय के बागान है ना तो वहां पर चाय के ही जो पेड़ हैं वो दिखेंगे आपको, बाकी और कुछ नहीं दिखने वाला है। इसके अलावा यहां पर आपको लेबर चाहिए होती है सस्ती, क्यों, सीधी सी बात है, चाय की पत्तियां तोड़ने का काम कौन करेगा, कॉफी के जो फ्लावर्स हैं वो कलेक्ट करना, कोको कलेक्ट करना, रबर से जो लेटेक्स है वो निकालना, ये काम लेबर ही कर सकती है। तो इस केस में लेबर भी सस्ती चाहिए। तो आप देखो यहां पर इंडिया जैसे कंट्रीज में लेबर की कोई कमी नहीं थी, तभी तो हमारे यहां पर, इंडिया जैसे का मतलब हो गया जो ट्रॉपिकल एरियाज में लोकेटेड जितने भी कंट्रीज है जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बारिश की कमी नहीं है, और आराम से जो जमीनें हैं वो भी इतनी अच्छी थी कि जहां पर ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा सकता था। इसीलिए तो यूरोपियंस ने ये चीज यहां पे इंट्रोड्यूस की। और साथ में एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है वो ये कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत बढ़िया डेवलप्ड रखना होता है, जिससे कि जैसे ही प्रोडक्शन हो गया उस प्रोड्यूस को थोड़ा प्रोसेस किया और मार्केट में भेज दिया। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट कुछ फीचर्स हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर के, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ज्यादातर एक्सपोर्ट पर ओरिएंटेशन होती है। आज के टाइम पे अगर देखें तो हमारे यहां पर टी और जो कॉफी के जो गार्डन्स हैं उनकी पे ऑनरशिप गवर्नमेंट की है, और गवर्नमेंट फिर उनको एक्सपोर्ट कर देती है अपने हिसाब से। तो ये चीजें किसने इंट्रोड्यूस की थी, यूरोपियन जो कॉलोनाइजर्स थे उनमें। तो इसमें आप देख सकते हो फ्रेंच जो कॉलोनियल पावर आई थी, फ्रेंच ने कोको और कॉफी की प्लांटेशन को बढ़ावा दिया वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज में, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने टी गार्डन्स
प्रमोट किए कहां पे? इंडिया में, श्रीलंका में। रबर प्लांटेशन को प्रमोट किया ब्रिटिशर्स ने कहां पे? मलेशिया में। शुगर केन को प्रमोट किया और बनाना को प्रमोट किया वेस्ट इंडीज में। तो इस तरीके से फ्रेंच और ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है प्लांटेशन एग्रीकल्चर को प्रमोट करने में। इसके अलावा स्पेनिश या फिर जो अमेरिकन थे उन्होंने भी अपनी तरफ से कोकोनट और शुगर केन पे बहुत फोकस किया। कोकोनट में भी आपको पता है ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आता है, शुगर केन भी, क्योंकि एक प्लांट ही लगता है इसमें और फिर उसी से आप क्या हार्वेस्ट करते रहते हो, ठीक है। और ये जो कोकोनट और शुगर केन का जो प्रमोशन है जो स्पेनिश और अमेरिकन ने किया वो किया फिलीपींस में, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। और डच जो लोग थे उन्होंने कहां पे प्रमोशन किया शुगर केन का? इंडोनेशिया में। कोई जमाना था जब डच का मतलब जो नेदरलैंड्स के जो लोग थे जिन्होंने कॉलोनी बनाई थी इसको, इंडोनेशिया को, उस टाइम पर उनकी पकड़ बहुत ज्यादा थी यहां पे। इसी तरीके से आप देख सकते हो ब्राजील में कॉफी के बड़े बड़े बागान होते हैं, ठीक है। उन बड़े बड़े बागानों का स्पेसिफिक नेम है दैट इज फाजेंडाज, ठीक है। ये पूछा जा सकता है। ये अभी भी यूरोपियन जो है वो अभी भी यूरोपियन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जबकि आपको पता है ज्यादातर कंट्रीज में तो इंडिपेंडेंस होने के बाद में ये जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस है जैसे टी गार्डन्स हो गए, कॉफी गार्डन्स हो गए, ये किसके अंडर में आते हैं? गवर्नमेंट के अंडर में। पर अभी तक भी ब्राजील में जो फेजेंडाज है जहां पे कॉफी की खेती होती है वहां पर अभी भी यूरोपियंस ने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी है। तो ये चीजें थी हमारी प्लांटेशन एग्रीकल्चर से संबंधित। तो ऐसे में जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट थे हमारे उसका फर्स्ट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में, ठीक है, उसका फर्स्ट पार्ट हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट के साथ में हम कल मिलेंगे ज्योग्राफी की जो क्लास होगी उसमें।